हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12th क्लास के, जिसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी दोनों कवर करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद आपको टाइम मिल सके क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर करने का। ठीक है जी। तो अभी हम आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अगर इससे ज़्यादा हो पाया तो ज़रूर कोशिश करेंगे, मगर एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हैं, हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बच्चों देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन, मंदी। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इनको पहले हम समझेंगे, फिर ठीक करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक है, इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी पड़ती है। तो पढ़ लेते एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री एज अ होल। पूरे देश की जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे क्या कह रहे हैं, सो दैट सोशल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड। देखो, जब इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी तो मुझे चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए प्रॉफिट। एज ए कंज्यूमर मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन, आपको भी चाहिए सेटिस्फैक्शन। मगर जब पूरे देश की बात होगी तो वहाँ पर किसी एक के प्रॉफिट और किसी एक के सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ पर बात है सोशल वेलफेयर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है हमारा वो होता है सोशल वेलफेयर मैक्रो के अंदर। आगे, इट स्टडीज़ हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स। क्या स्टडी करता है ये, पूरी जो इकोनॉमी मतलब आप ये कह लीजिए कंट्री। वैसे कंट्री मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है एरिया, जगह जहाँ पे लोग अपनी इनकम कमा रहे हैं। मगर एक कंट्री जिसके अंदर कैसे कैसे इकोनॉमिक्स की चीज़ें वर्क कर रही है। इकोनॉमिक्स की चीज़ें वही अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये किस तरीके से वर्क हो रहा है, इस पूरे वर्क को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। सबसे पहले मिलेगा बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट। देश के अंदर बेरोजगारी और बहुत बड़े लेवल पे है, इसे कैसे ठीक किया जाए। जैसे हमें पता है कि भाई क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, कारण क्या है, इंडस्ट्री नहीं है, लोग एग्रीकल्चर में लगे पड़े हैं, काम नहीं मिल रहा दूसरी जगह, इसलिए लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो कैसे इसे ठीक किया जाए। दूसरा पॉवर्टी, जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो पॉवर्टी तो होगी ही होगी। और जनरल प्राइस लेवल, यही है जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को बताएगा। क्या बताएगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी। ठीक है बच्चों, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये सारी जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अगर लिखने के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर पॉज करके और लिख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है कि कितने सेक्टर होते हैं सर इकोनॉमी के अंदर। एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ 2 ही सेक्टर पे, ज़्यादातर क्या पूरा सिलेबस है हमारा 2 सेक्टर पे 12th क्लास का। आप 3 सेक्टर 4 सेक्टर जब ग्रेजुएशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले ये बात समझ लीजिए कि 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन होता है। सबसे पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का क्या है, काम है कंजप्शन करना। क्या काम है बच्चों, कंजप्शन करना। ठीक है, दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर हो गया ना आपके लिए, आपने कंज्यूमर पढ़ा हुआ है। ठीक, और कौन होता है, दूसरा होता है फर्म। फर्म मतलब कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या हो रहा है, प्रोड्यूस करना गुड्स, यही काम होता है ना इसका। और क्या होता है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्या काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब कानून व्यवस्था देश के अंदर अच्छे से बनाए रखना। और फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर के अंदर क्या है, इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, दोबारा से बता देते हैं, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर जो कंजप्शन कर रहा है। फर्म, फर्म मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है। गवर्नमेंट, सरकार, सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। और फॉरेन सेक्टर, वैसे सरकार का और भी काम है। फॉरेन सेक्टर के अंदर आ जाता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंडिया को छोड़कर रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो ही है, या तो हम सामान भेज रहे हैं या फिर सामान मंगा रहे हैं, या सर्विस दे रहे हैं या फिर सर्विस ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके 4 सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। अब देखो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मैटर करती हैं। जब हमने इन्हें इकोनॉमी के हिसाब से डिवाइड किया तो इन्होंने कहा देखो क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, जो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वहाँ पर हम फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करा रहे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है दूसरे देशों से अपना, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कह दिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर भी हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी है। पहला, जब सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है, स्टार्टिंग में तो यही थे, एक कंज्यूम करने वाला था और एक प्रोड्यूस करने वाला, सरकार तो बाद में आई। तो पहला है 2 सेक्टर, एक कंज्यूम करने वाला और दूसरा प्रोड्यूस करने वाला। अब यहाँ पे 3 सेक्टर क्लोज्ड के अंदर ही है, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। 3 सेक्टर के अंदर क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड का क्या काम है बच्चों? हाउस होल्ड का काम है कंजप्शन करना, प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना और गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वेयर देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? अभी बताया ना, क्लोज्ड मतलब उसमें फॉरेन सेक्टर नहीं है, और जब उन्हीं 3 सेक्टर के साथ एक और सेक्टर ऐड हो जाए फॉरेन सेक्टर, तो उसे हम कहेंगे ओपन इकोनॉमी। चलिए देखिए, ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होंगे। पहला तो हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड का काम कंजप्शन, प्रोड्यूसर का काम प्रोडक्शन और गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, फॉरेन सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसे कहा जाता है ओपन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी इकोनॉमी खुल गई। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बाहर सामान भेजने वाले हैं और बाहर से सामान मंगाने वाले हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट क्यों है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते क्यों? अपने देश में नहीं बना सकते क्या सर सारी चीज़ें? ऐसा नहीं होता है। कुछ रॉ मटेरियल और कुछ वेदर कंडीशंस होती है जो हर एक कंट्री पे अवेलेबल नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, तो इसलिए वहीं पे उस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, तो उनको सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा तो हमें वो सस्ते पे दे सकते हैं। अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमें महंगा भी पड़ेगा, और शायद हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैसा क्लाइमेट वेदर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेन सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है चीज़ों को। मतलब जो कंट्री जिस चीज़ में कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ते कॉस्ट पे बना सकती है, वो उसको क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी। आज के टाइम पे चाइना एक कंट्री है जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री इतने अच्छे से सेटअप कर लिया है, वो पूरे दुनिया में सामान भेज सकते हैं। ठीक, अगला अब देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और यहाँ हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी सारी के सारे जो कंसेप्ट है मैक्रो के, वो 2 सेक्टर पे डिपेंडेंट है। 3 और 4 सेक्टर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन में। 2 सेक्टर के हिसाब से बताइए सर्कुलर फ्लो क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये सर्कल के शेप में होता है। और ऑफ इनकम, आपकी इनकम सर्कल में ही घूमती रहती है। आप देख सकते हो, आप खर्च करते हो, वो पैसा किसी के लिए इनकम जनरेट करता है, फिर क्या करता है, वो उस इनकम को अपने पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में बांट देता है, फिर वो मार्केट में जाके खर्च करते हैं। नहीं समझ आया? आ जाओ। सबसे पहले क्या करेगा, प्रोड्यूसर जनरेट करेगा इनकम को। क्या करेगा? जनरेशन ऑफ इनकम। इसको प्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है। अब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और मैंने उसे मार्केट में बेच दिया, इनकम जनरेट हो गई। क्या हो गई सर? इसके बाद क्या होगा, मेरे पास जो पैसा आएगा अकेला मैं थोड़ी रख सकता हूँ, मैं अपने टीम में बांट दूँगा। और टीम के अंदर कौन कौन है? एक तो सबसे पहला भाई जिससे मैंने लैंड ले रखा है, यानी कि ज़मीन, उसको दे दूँगा रेंट। दूसरा कौन? दूसरा आ गया भाई लेबर, कह रहा है सर मुझसे बहुत सारा काम करा रहे हो आप, मुझे भी पैसे दो, इसको भी दे दूँगा मैं वेजेस। ठीक है। तीसरा एक और आ गया, कह रहा है भैया मेरी कैपिटल, मेरे पैसे पे काम कर रहे हो, मुझे नहीं दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल देंगे जी, इसको दे दिया इंटरेस्ट। और चौथा मैंने कहा मेरे भी घर तो कुछ जाना चाहिए पैसा, मैं कर क्यों रहा हूँ काम, एंटरप्रेन्योर, इसको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये जो इनकम जनरेट हुई थी ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम पे बढ़ जाएगी। ठीक है। सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, याद है ना, 11th में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बीच में पैसा बढ़ जाएगा, इसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आगे क्या?
अब जैसे ही इनकम इन लोगों के पास जाएगी, ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो जिसके जगह है उसको मैंने रेंट दे दिया, जिसका पैसा उसको मैंने इंटरेस्ट दे दिया, क्या ये अपने घर में पेटी में, बक्से में और चावल के डब्बे में पैसा घुसा के रख देंगे? खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सब चीज़ ज़रूरी है, खर्च करेंगे मार्केट में। तो ये जो इनकम इनको मिली, ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब खर्च करेंगे। इसको कहा जाता है डिस्पोजिशन फेज। क्या कहा जाता है? डिस्पोजिशन फेज। और जैसे ही कोई खर्च करता है, जैसे आप खर्च कर रहे हो, पैसा मेरे पास आ गया, आपने फ़ीस दी, पैसा आपके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम। आपने फ़ीस मुझे दी, मेरे पास पैसा आ गया, आपके लिए एक्सपेंस, मेरे लिए इनकम। तो जैसे ही ये डिस्पोजिशन फेज़ आया, वापस से इनकम जनरेट हो गई। क्लियर है? तो देखिए 3 फेज़ है। सबसे पहले क्या हुआ, इनकम जनरेट की गई, कमाया, गुड्स बनाए, बेचे, वो इनकम बांट दी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बीच में। इनकम बांटने के बाद क्या हुआ, वही जो इनकम है वो लोग खर्च करेंगे, और जैसे ही लोग खर्च करेंगे वापस से इनकम जनरेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे एक बारी। अब मेरी तीव्र इच्छा हो रही है डेफिनेशन पढ़ने की, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल, दिस इज साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी? प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among factor of production, land, labor, capital, entrepreneur, and finally its circulation from household to firm in form of consumption expenditure। मतलब कंजप्शन करेंगे आप, वो पैसा मेरे पास आ जाएगा इनकम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखने में। आइए आगे चलते हो। अब देखिए यहाँ पर आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज़ है। पहला है जनरेशन फेज़, इनकम जनरेट कैसे हुई, प्रोड्यूस करा, कैसे प्रोड्यूस करा, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाया, प्रोड्यूस कर लिया। अब जब उनकी हेल्प से प्रोड्यूस किया है तो क्या करेंगे, उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जैसे उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाकर खाने पीने के लिए खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। उसे कहा जाएगा डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय दी हाउस होल्ड इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्यों कहा है इसे, वो भी आपको अगले टॉपिक में समझ आ जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड को जैसे इनकम मिलेगी वो जाके मार्केट में खर्च करेगा, डिस्पोज करूँगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हो गया। अब देखो बच्चों, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें टाइप्स ऑफ फ्लो, और 2 ही टाइप के फ्लो हैं। एक है आपका रियल फ्लो, ठीक, और दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है आप समझते हैं जरा। देखिए, रियल फ्लो जो है उसका एक तो नाम रियल फ्लो है, दूसरा है फिजिकल फ्लो, क्या नाम है, फिजिकल फ्लो, और तीसरा है प्रोडक्ट फ्लो, क्या नाम है, प्रोडक्ट फ्लो। ठीक है, अब देखिए रियल फ्लो होता क्या है, तो हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर वापस इसी पे आएंगे पीपीटी पे। रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो या फिर प्रोडक्ट फ्लो क्या होता है, इसके अंदर रियल फ्लो के अंदर हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, जो एक प्रोड्यूसर को जितनी भी चीज़ें चाहिए, चाहे लैंड चाहिए, चाहे लेबर चाहिए, चाहे कैपिटल चाहिए, चाहे फिर एंटरप्रेन्योर चाहिए, कौन बनता है ये, लैंड कौन देगा, कैपिटल कौन देगा, हम में से ही तो कोई जाकर देगा। तो हम कौन है, हम हाउस होल्ड है, हम सब कंजप्शन के लिए खर्च कर रहे हैं। तो मेरे में से, हमारे सेक्टर में से, मतलब मेरे में से नहीं, हमारे सेक्टर में से एक किसान निकलेगा, वो अपना लैंड प्रोवाइड करेगा, दूसरा निकलेगा वो लेबर सर्विसेज देगा, तीसरा निकलेगा वो कैपिटल देगा, और चौथा आएगा वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। ठीक है, तो ये चारों जने आकर अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, और फिर फर्म क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, और वो वापस से हाउस होल्ड को दे देगा। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर हमने कहीं भी पैसे की बात की क्या, नहीं की। इसको कहा जाता है रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो या फिर प्रोडक्ट फ्लो, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही है। अब देखो ये निकालना क्यों जरूरी है। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जा रहा था, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या आ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज।
इन रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। जब हम गुड्स सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई मनी नहीं है। दिस फ्लो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। ये क्या है? रियल फ्लो से आपको एक्चुअल में पता चलता है कि पिछले साल से प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। देखो, आपको पता चला कि पिछले साल की जो टोटल इनकम थी देश की, यानी कि जीडीपी, वो थी 1000 करोड़। इस साल की जो जीडीपी है वो है 1200 करोड़। ठीक है, अब आपने कहा सर जीडीपी तो बढ़ गई 200 करोड़ से, मगर मैंने कहा 20% महंगाई बढ़ी है बेटा। तो 20% महंगाई बढ़ी है तो 1000 का 20% 200, तो 200 तो सिर्फ महंगाई बढ़ी है, जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं है। तो मनी फ्लो में हम एक्चुअल में ग्रोथ नहीं देख सकते कि जीडीपी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसलिए रियल फ्लो लिया गया। रियल फ्लो में क्या होता है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, पिछले साल से प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। मनी को साइड रख रखा है इन्होंने। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई, और अगर नहीं बढ़ा तो ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, दिस फ्लो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर के टर्म में बताता है, ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। एक देश के अंदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ्लो ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे हो, मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज बार बार ये फ्लो बढ़ता जा रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। और अगर ये फ्लो स्लो है तो इसका मतलब ग्रोथ है नहीं हो रहा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है और प्रोडक्ट फ्लो भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, एक बार दोबारा से पीपीटी से देख लेते हैं हम कि रियल फ्लो होता है हमारा जब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मनी की बात नहीं होती, और इससे एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा वो मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा टाइप ऑफ फ्लो में? दूसरा है मनी फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉनेटरी फ्लो। ठीक है, अब देखो मनी फ्लो में क्या है, ये भी हम अपने एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा बेटर है। मनी फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, क्या फर्म पैसे नहीं देगा उसको? पैसे देगा ना, अभी तो हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तो जब वो पैसे देगा तो उसे क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम कहेंगे। तो फर्म क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दे रहा है। फर्म के लिए पेमेंट है, इसलिए क्या है? फैक्टर पेमेंट, या फिर इसको आप फैक्टर इनकम भी कह सकते हो, क्योंकि हाउस होल्ड के लिए इनकम है। ठीक है, और फिर हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा था ना रियल फ्लो में, तो हाउस होल्ड को पैसे देने पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेगा। वो क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर मनी फ्लो के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ पैसे की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में पेमेंट कर रहा है, और फर्म क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के नाम पे पेमेंट कर रहा है। क्लियर है? तो मनी फ्लो हो गया हमारा। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं और इसके बारे में और कुछ। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। देखो, फर्म क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है, एंड द फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम पे पेमेंट कर। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें मनी तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ फ्लो ऑफ मनी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, कि एक देश के अंदर मनी का फ्लो ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ हम यहाँ पे पता लगा पाते हैं। ठीक, अगर मनी का फ्लो ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मनी के फ्लो ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ जाती है, और अगर मनी का फ्लो कम होता है तो मंदी हो जाती है। और ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मनी का फ्लो भी समझना ज़रूरी है देश के अंदर, है ना। चलिए, तो ये आपका नॉमिनल फ्लो भी हो गया, मनी फ्लो भी हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, और मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। और आज की वीडियो इतनी, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है काफ़ी 20 मिनट के आसपास की वीडियो, हम ज़्यादा आगे नहीं जाते। अगली वीडियो, अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों,
वेलकम। आपका पार्ट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं जो बाकी की चीज़ें हैं वो। हमने पिछली वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो कवर कर लिया था। अब आज की वीडियो में जो हम आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करते हैं। आइए अब देखिए, हमारा आज का टॉपिक सबसे पहला है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। क्या है? स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। देखो भाई, स्टॉक और फ्लो में क्या होता है फ़र्क, पहले तो ये समझेंगे तब हम कुछ भी आगे समझेंगे। स्टॉक, अगर आप कोई भी चीज़ एक समय के बिंदु पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र करोगे तो इसे स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करोगे तो उसे फ्लो कंसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। एक बार देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक वेरिएबल और स्टॉक कंसेप्ट आर दोज वेरिएबल दैट आर मेजर्ड। मेजर्ड मतलब हम उसे मेज़र कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, पहले हम फ्लो कंसेप्ट समझेंगे फिर बात करेंगे। फ्लो वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। अब देखो इनमें फ़र्क क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप शाम के 4 बजे क्या कर रहे थे, एक्सेप्टली 4 बजे, तो वो पर्टिकुलर है, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आपने सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक क्या क्या किया, तो फ्लो है, क्योंकि आप सुबह के 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक एक ही काम नहीं कर रहे होगी, ठीक है। चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे। ऐसे अगर देश के लेवल पे बात की जाए, मैं कहूँ कि हमारे देश में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना पड़ेगा ना कि अभी कितनी इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेकंड या एक टाइम पे 4 बजे, 6 बजे या जनवरी के 10 तारीख को इनकम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ हम पूरे साल की निकालते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक टोटल इनकम कितनी है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है बच्चों, तो ये हो गया फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जाम, आपके घर की पानी की टंकी है, मैंने कहा 4 बजे कितना पानी था उसमें, आपने कहा सर 200 लीटर पानी था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मोटर ऑन कर दो। अब आपने 15-20 मिनट के लिए ऑन कर दिया। मैंने पूछा आप कितना पानी है, 5 बज गए हैं। आपने कहा सर अब उसके अंदर पानी 600 लीटर है। तो देखिए, हमने जो पहले के 200 लीटर मेज़र किए थे वो किस टाइम पे मेज़र किए थे? 4 बजे, वो भी स्टॉक कंसेप्ट है। फिर 5 बजे कितना पानी है? 600 लीटर, ये भी स्टॉक कंसेप्ट है। मगर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो टंकी के अंदर पानी इंक्रीज हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, वो क्या है? फ्लो कंसेप्ट। आ रही है बात समझ में? तो समय के एक बिंदु पर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करोगे तो वो स्टॉक, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करोगे तो फ्लो। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें स्टॉक के अंदर कवर होती है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो हो ही गया। नेशनल इनकम स्टॉक कंसेप्ट है, सॉरी नेशनल इनकम नहीं, नेशनल वेल्थ। इनकम तो मैंने आपको बताया ना, ओवर द पीरियड होता है। नेशनल वेल्थ आपका क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे टोटल देश में कितनी वेल्थ है। और क्या? कैपिटल, कैपिटल वही इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे कितनी है देखना। मनी सप्लाई, आगे हमारा एक चैप्टर है मनी, उसके अंदर हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मनी स्टॉक कंसेप्ट होता है, क्योंकि मनी की जो सप्लाई है वो हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र करते हैं। और क्या है? बैंक बैलेंस, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो स्टॉक कंसेप्ट है। मगर आपने 1 महीने के अंदर कितना विड्रॉ कराया, कितना डिपॉजिट कराया, वो फ्लो कंसेप्ट है। मैं कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गया। रॉ मटेरियल इन गोडाउन, अभी आपके गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, अभी मतलब रात के 9 बजे कितना पड़ा हुआ है, तो आपने बोला सर इतना पड़ा हुआ है मटेरियल, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैंने कहा 1 साल में आपके बिजनेस में कितना मटेरियल यूज़ होता है, तो ये फ्लो कंसेप्ट हो गया, क्योंकि 1 साल की बात हो गई ना। अब देखो फ्लो के अंदर क्या है? लॉस प्रॉफिट 1 साल का निकाला जाता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन, ये वर्ड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है आपका? फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि जो इंक्रीज होगा उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल स्टॉक के अंदर आया, मगर कैपिटल फॉर्मेशन किसके अंदर आया? फ्लो के अंदर। पानी की टंकी में 4 बजे पानी है, कैपिटल, और 1 साल के अंदर जो पानी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। इनकम, नेशनल इनकम ही कह लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। तो ये हो गया आपका फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है
डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो क्या है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टॉक और फ्लो के बीच में पहला डिफरेंस तो यही है कि स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है और फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये देखो, ये रहा। स्टॉक रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहला हो गया। अब एक बात बताओ, टाइम ड्यूरेशन किसके अंदर है? फ्लो के अंदर है, स्टॉक के अंदर नहीं है। टाइम ड्यूरेशन को टाइम डायमेंशन कह दिया इन्होंने। तो भाई स्टॉक के अंदर डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन बट फ्लो हैव टाइम डायमेंशन बिकॉज इट इज़ मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और स्टॉक कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट है, चेंज नहीं होगा। स्टैटिक मतलब नो चेंज, स्टॉक के अंदर चेंज नहीं आने वाला। मगर फ्लो कैसा कंसेप्ट है बच्चों? फ्लो है आपका डायनामिक, क्योंकि वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है और वो सेम रहने वाला नहीं, वो तो चेंज होता रहेगा। तो ये हो गया आपका फ्लो कंसेप्ट, डायनामिक होता है। और क्या एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक का हो गया मनी सप्लाई, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करेंगे, और फ्लो का हो गया नेशनल इनकम। ठीक है, तो आपके डिफरेंस हो गए। डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार 3 मार्क्स में, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आइए आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या है? टाइप्स ऑफ गुड्स। 4 टाइप की गुड्स होते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट, फाइनल, कैपिटल, कंज्यूमर। हम एक गुड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न या मिसकंसेप्शन ना रहे। एग्जाम में एमसीक्यूज में आपके पास एक लाइन लिखी आएगी और पूछ देंगे कि बताओ ये कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट है, कैपिटल है, कंज्यूमर है या फिर फाइनल है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनमें डिफरेंस दिया जाते हैं। आइए सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। 4 टाइप के गुड्स है अपने। तो फाइनल गुड्स की बात करते हैं हम। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स पूरी तरीके से तैयार है, जिनमें अब कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं और वो अपने फाइनल यूज़र के लिए रेडी है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच चुके हैं वो फाइनल गुड्स, जो उसको यूज़ करने वाला है उसके पास पहुंच गया। जैसे कि पेन है, ये मेरे पास आ गया, मैं इसका फाइनल कंज्यूमर हूँ, मेरे लिए क्या है, ये फाइनल गुड्स है। ठीक है, देखिए फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर आइदर यूज्ड फॉर कंजप्शन, या तो हम इसे कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस या फिर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पेन खरीदा है, तो पेन किस, ये इन्वेस्टमेंट है, मेरी लॉन्ग टर्म तक इनकम देने वाली है। आपने जो पेन या फ़ोन खरीद रखा है, कंजप्शन कर रहे हो, तो अगर हम इन 2 पर्पज़ के लिए, या तो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे थे, वो फाइनल गुड्स। दूसरी खास बात क्या, फाइनल गुड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? हाउस होल्ड जो कंजप्शन पर्पज़ के लिए खरीद रहे, और फर्म जो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे। कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम फाइनल गुड्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? देखिए फाइनल कौन थे? जो अपने फाइनल यूज़र के लिए रेडी थे, फाइनल यूज़र अब उसे उठा के सीधे कंज्यूम कर सकता है। मगर इंटरमीडिएट गुड्स वो जो अभी रेडी नहीं है, जिनमें अभी काम बाकी है, या फिर जो सेलर ने खरीदा है रीसेल करने के लिए। किसने खरीदा है? रीसेल करने के लिए, या फिर उसमें चेंजेस करके सेल करेगा या सीधे खरीदेगा और बेच देगा, प्रॉफिट तो कमाएगा ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल यूज़र प्रॉफिट कमाने के लिए चीज़ों को नहीं खरीदता। ठीक, आइए इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। इन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, उनमें अभी काम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दे आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या तो प्रोड्यूसर खरीदेगा इसे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेगा, क्या करेगा, प्रोडक्शन फर्दर प्रोडक्शन करेगा, या फिर उसे सीधे खरीदेगा और बेच देगा, मगर कंजप्शन करने के लिए खरीदेगा नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। 2 चीज़ें बताई मैंने आपको। इंटरमीडिएट कौन से? या तो प्रोड्यूसर उसे खरीदेगा, उससे और प्रोडक्शन करेगा और बेच देगा, या फिर सीधे खरीदेगा बेच देगा, यूज़ नहीं करने वाला है उसे अपने पास, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर उसने उसे यूज़ कर लिया, उसे बेच नहीं रहा, तो हो जाएगा फाइनल गुड्स। ठीक है, अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो खरीद ले, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते ना, जैसे भाई मिठाई की दुकान वाले ने चीनी खरीद ली, शुगर वॉज परचेज्ड बाय द स्वीट शॉप ओनर,
और बताओ और जो नूडल्स वाले होते हैं, चाउमीन वाले होते हैं हमारे दिल्ली के अंदर, चाउमीन वाले जो होते हैं वो जो नूडल्स खरीदते हैं कच्चे, वो भी क्या उनके लिए रॉ मटेरियल, तो उसे दोबारा से बनाते हैं चाउमीन में मस्त मसाला वसाला डालकर फिर बेच देते हैं, तो भी क्या है इंटरमीडिएट है। और जब चाउमीन बन के तैयार हो जाती है, प्लेट में आ जाती है चाउमीन जो भी है, वो क्या हो जाता है फाइनल गुड्स। ठीक है, और क्या इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड मतलब अगर फाइनल गुड्स की डिमांड है तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड है, अगर फाइनल की नहीं तो उसकी इंटरमीडिएट की कोई डिमांड नहीं होगी। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, अभी हमने चाउमीन लिया, चाउमीन है दोस्तों, चाउमीन की डिमांड है तभी तो नूडल्स खरीदेंगे चाउमीन वाले। अगर चाउमीन की ही मार्केट से डिमांड खत्म हो जाए तो क्या नूडल्स की डिमांड रहेगी? तो नूडल्स की डिमांड क्यों है? क्योंकि चाउमीन है, चाउमीन की वजह से डिराइव हो रही है नूडल्स की डिमांड हो रही है ना, तो डिराइव्ड डिमांड है। नूडल्स की कैसी डिमांड है? डिराइव। ठीक है, और चाउमीन की कैसे? डायरेक्ट डिमांड है, उसका कोई किसी और से रिलेशन नहीं है। चाउमीन की डिमांड है इसलिए नूडल्स की डिमांड है, अगर चाउमीन की डिमांड ना हो तो नूडल्स की डिमांड नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश में वही वर्ड सेम ही हो गया हो। द गुड्स विच आर यूज अप इन द सेम ईयर आर ऑल्सो क्लासीफाइड एज इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम कोई चीज़ एक ही साल के अंदर इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें उसको भी हम फाइनल गुड्स ना कहते, इंटरमीडिएट गुड्स ही कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल की एक साल के अंदर ख़त्म कर दी तो इंटरमीडिएट गुड्स। एक साल से ज़्यादा चलेंगी तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में फॉलो होती है, अभी बात करेंगे। और क्या एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, नोटबुक जो आप स्टेशनरी शॉप ओनर जो नोटबुक खरीदता है अपने लिए, वो क्या करता है? रीसेल के लिए खरीदता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो बच्चों इंटरमीडिएट समझ आ गया होगा आपको, एक बार दोबारा से देख लीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिन्होंने हमें प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, या तो रीसेल के लिए खरीदा है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा है, फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा इसका। और दूसरी बात, इनकी डिराइव डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। ये सेम ईयर में यूज़ करके ख़त्म करते जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाते। स्टॉक हम खरीदते तुरंत बेच देते हैं ना एक साल के अंदर अंदर। कोई भी सेलर चाहेगा कि वो खरीद के सामान रखा रहे, बिके ना, तो वो इंटरमीडिएट है। और एग्जाम्पल में नोटबुक जो स्टेशनरी का ओनर खरीद रहा है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो किसको ऐड करें उसके अंदर? आप जरा सिंपल सी बात समझिए कि एक शुगर केन यानी कि गन्ने वाला है, मतलब खेत किसान, उस किसान ने गन्ना बनाया 10 करोड़ का। ठीक है, और उसने गन्ने बेच दिए एक होलसेलर को। ठीक है, और होलसेलर ने उससे ख़रीदा 10 करोड़ में, और अभी होलसेलर ने 10 करोड़ में ख़रीद के 12 करोड़ में बेच दिया रिटेलर को। किसको बेच दिया अभी इसने? रिटेलर को। रिटेलर ने क्या करा? इस 12 करोड़ की चीज़ को 15 करोड़ में बेच दिया कस्टमर को। ठीक है, इसने बेचारे ने 15 करोड़ में ख़रीद ली। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए ज़रा कि सबसे पहले शुगर केन कितने का था? 10 करोड़ का, और अभी उसकी कितनी वैल्यू हो चुकी है? 15 करोड़। फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गया, वो पहुंच गया नहीं पहुंच गया? गन्ना। तो 15 करोड़ रुपए फाइनल गुड्स की कीमत है। किसकी गुड्स कीमत है? फाइनल की। और यही रिटेलर के लिए 15 करोड़ रुपये उसने सेल किया है, 12 करोड़ में ख़रीदा है। 12 करोड़ क्या है उसका? इंटरमीडिएट, क्योंकि उसने रीसेल के लिए ख़रीदा था। होलसेलर के लिए भी सेम, 10 करोड़ इंटरमीडिएट था, 12 करोड़ फाइनल था। अब एक बात बताओ, मैं कौन सा ऐड करूँ? फाइनल 15 करोड़ है, ठीक है, फिर 12 करोड़ इसने कमाए रिटेलर ने, नहीं रिटेलर ने कमाए 15 करोड़, कस्टमर को बेचा ना उसने, ठीक। उसके बाद होलसेलर ने कमाए 12 करोड़, और शुगर केन वाले ने मतलब किसान ने कितने कमाए? 10 करोड़। अगर मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ तो ये गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि उस 15 करोड़ के अंदर 10 करोड़ जो किसान ने कमाए वो है, 3 करोड़ जो होलसेलर ने कमाए, 3 करोड़ ही कमाए, सॉरी 2 करोड़, 10 से 12, 2 करोड़ कमाए होलसेलर ने वो है, और 3 करोड़ किसने कमाए? रिटेलर ने कमाए वो भी है। तो सबकी इनकम 15 करोड़ के अंदर है, तो अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, जब हम नेशनल इनकम वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट डालते तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
2 बार चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, होलसेलर ने 12 में बेचा 12 करोड़ में और फार्मर ने 10 करोड़ में, तो 12 करोड़ के अंदर 2 करोड़ रुपए होलसेलर के और 10 करोड़ रुपए फार्मर के, तो 12 करोड़ हो तो क्या फाइनल गुड्स की कीमत, बात खत्म करो। अब अगर आप 12 भी जोड़ोगे फिर 10 भी जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 के अंदर ऑलरेडी 10 करोड़ है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज काउंटेड 2 टाइम्स एज इंटरमीडिएट, एक बार 1 इंटरमीडिएट की तरह एंड अदर टाइम एज फाइनल गुड्स। तो 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे सिर्फ फाइनल वाला इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट वाला नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स कैन ओनली बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़। अब ये तो आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तो हो गया, एक बार इंटरमीडिएट और फिर फाइनल करोगे तो डबल हो जाएगा, ख़त्म। इंटरमीडिएट और फाइनल का सीधा सा मैटर है एंड यूज़, आप यूज़ क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ये क्या है सर, हमने और आपने चावल खरीदा, क्या खरीदा, राइस, अपने घर में खाने के लिए, हमारे लिए क्या है वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि हम तो खाने के लिए खरीद रहे हैं। मगर वही राइस अगर एक रेस्टोरेंट वाला खरीदता है और वो उसे बनाकर फिर बेचता है, तो उसके लिए क्या है इंटरमीडिएट, वो खरीदेगा, उसे बनाएगा और फिर प्लेट पे बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। हमारे लिए क्या था वो फाइनल, मगर उसके लिए वो रेस्टोरेंट वाले के लिए क्या है वो इंटरमीडिएट। ऐसे ही जो राशन की दुकान वाले होते हैं, ग्रॉसरी शॉप ऑनर्स, उनके लिए राइस और मीट क्या होता है उनके लिए होता है इंटरमीडिएट, क्योंकि वो खरीदते ही किस लिए, बेचने के लिए खरीदते हैं ना, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते नहीं है, ठीक है। देख रहे हो बच्चों कितना पसीना आ रहा है, परेशान हो गया मैं। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या, एक बार दोबारा से मैं बता दूं कि एक बार हमने उसे इंटरमीडिएट गुड्स के नाम पे ऐड कर लिया, फिर हमने उसे ही फाइनल गुड्स के नाम पे ऐड कर लिया, तो फाइनल के अंदर इंटरमीडिएट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अगर मैं दोबारा से इंटरमीडिएट ऐड करूँगा, फाइनल और इंटरमीडिएट अलग अलग ऐड कर दूंगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमें 2 बार ऐड नहीं करना, इसलिए हम सिर्फ फाइनल लेते हैं, इंटरमीडिएट नहीं लेते। एग्जाम्पल दे रखा है भैया, ये तो हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। फाइनल और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है भाई, फाइनल वो है जिन्होंने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया है, जो फाइनल यूज़र के लिए रेडी है, उसको हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट वो है जो अभी फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं है, जिसके अंदर क्या अभी काम बाकी है, जिसने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया, और इसे हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते। पढ़ लेते एक बार। फाइनल नेचर, दे आर इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को हम नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में ऐड कर देते हैं। इंटरमीडिएट नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ना तो नेशनल में ऐड करेंगे ना डोमेस्टिक में, और इंटरमीडिएट को करेंगे नहीं, 2 बार काउंट हो जाएगा ना। फाइनल गुड्स की कैसी डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है ना। चाउमीन की डिमांड क्या है मार्केट में, डायरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि चाउमीन किसी चीज़ के साथ खाई जाते हैं, डायरेक्टली खाते हैं लोग, मगर जो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जो नूडल्स चाहिए होते हैं, अगर चाउमीन की डिमांड ना हो तो क्या उस नूडल की डिमांड होगी ही नहीं। तो इंटरमीडिएट की कैसी डिमांड होती है, डिराइव की डिमांड होती है। किसके अंदर वैल्यू एडिशन होगा, इंटरमीडिएट के अंदर ना, खरीदेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर सेल कर देंगे। तो इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। क्या होता है, वैल्यू इज़ टू बी एडेड। इंटरमीडिएट के अंदर वैल्यू एडिशन होता है, मगर फाइनल के अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होता है। दे आर रेडी फॉर यूज़, सो नो वैल्यू टू बी एडेड। फाइनल के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। और प्रोडक्शन बाउंड्री, किसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस किया, फाइनल ने कर दिया, इंटरमीडिएट ने भी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। फाइनल दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इंटरमीडिएट दे डू नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, डिफरेंस भी पढ़ लिया हमने। चलिए बच्चे, तो अभी आज की वीडियो भी हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस। और हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। अब हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमारा आज पार्ट 3 है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टॉक फ्लो कंसेप्ट, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और उसका डिफरेंस भी पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और उसके आगे देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाएगा तो ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं बच्चों जो कंज्यूमर अपने कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे हम कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स कह देते हैं। ठीक है,
देखिए क्या होता है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर जिस गुड्स को इस्तेमाल करने वो कंज्यूमर ने बाइक इस्तेमाल की, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर ने चावल इस्तेमाल किया, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर ने कपड़े इस्तेमाल किए, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर कंजप्शन पर्पस। किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो? कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो करते क्या है? दे सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। वो कंज्यूमर के नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल देखो, नोटबुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, बहुत सारे ना आपके घर में जितना सामान है आप खरीद के लाए हुए हो अपने कंजप्शन के लिए, उस सारा का सारा आपका कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स है। अब कंज्यूमर गुड्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज। हम क्या कहते हैं? सर्विसेज। आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं एक बार। देखिए ड्यूरेबल कौन से होते हैं? ड्यूरेबल वो ड्यूरासेल का नाम सुना है? बैटरी आती है ड्यूरासेल को, लंबे समय तक चलेगा। तो ड्यूरेबल गुड्स वो जो लंबे समय तक चलने वाले हैं। दीज रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, बेड। ठीक है, AC, फ्रिज ही तो हो गया रेफ्रिजरेटर। चलिए, तो ये हो गया आपके ड्यूरेबल। इनकी कॉस्ट भी हाई होती है, ये सब लंबे समय तक तो चलते हैं, इनकी कॉस्ट भी हाई होती है, सस्ते नहीं होते। सेमी ड्यूरेबल की अगर हम बात करें, दीज रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड विद इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करके ख़त्म हो जाएंगे वो हमारे हो गए सेमी ड्यूरेबल। एग्जाम्पल में क्लॉथ, शूज़ 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। वो बात अलग है कि मेरे 4 साल चलते हैं मगर 1 साल के अंदर यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम सेमी ड्यूरेबल कहते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक छोटे मोटे आइटम होते हैं जैसे बल्ब वगैरह हो गए हमारे, ये भी ख़राब हो जाया करते हैं। ठीक है, और क्या? उसके बाद है बच्चों नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल या इसको सिंगल यूज़ भी बोला जाता है। नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल करेंगे ख़त्म कहानी। दीज रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग इट। जब कंज्यूम कर रहे हैं तभी इस्तेमाल। फूड आइटम हो गए ना, खाने के बाद खत्म के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार रोटी खाने का दोबारा उसको खा सकते हो उसी रोटी को? नहीं। तो क्या है? सिंगल यूज़ या नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिए हुए मिल्क, ब्रेड। मैं सिंपली बता रहा हूँ फूड आइटम्स, सारे फूड आइटम नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज़ के अंदर। और क्या? सर्विसेज। दीज रेफर्स टू दोज इनटेंजिबल अनसीन गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर डिमांड एट द टाइम ऑफ यूजिंग दैम। जब वो इस्तेमाल करता है तभी करता है। इसके अलावा मैं एक लाइन और बता देता हूँ आपको। सर्विसेज कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम। जब प्रोड्यूस की जाती है तभी कंज्यूम की जाती है, बाद में नहीं कंज्यूम करते। आप बस में बैठे, बस का ड्राइवर बस चला रहा है, वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसमें ट्रैवल कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो जब प्रोड्यूस हो रही है तभी आप कंज्यूम कर सकते हो। प्रोडक्शन ख़त्म तो कंजप्शन भी ख़त्म। अच्छा, आज के टाइम पे ट्यूशन का सिस्टम ऑनलाइन आ गया है हमारा, तो इसमें क्या है कोचिंग में कि हमने प्रोड्यूस कभी क्या, आप कंज्यूम कभी और भी कर सकते। मगर जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वीडियो वगैरह नहीं हुआ करती थी, टीचर पढ़ाता था, बच्चा पढ़ता था, बात ख़त्म। प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही टाइम पे होती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो बैंकिंग और टीचिंग दे रखा है। आज के टाइम में टीचिंग को आप नहीं कह सकते क्योंकि टीचिंग तो आप स्टॉक की तरह बना कर रख लिया ना हमने स्टॉक, वीडियोस, तो ये तो लंबे समय तक चल सकती है। चलिए, तो आपके 4 टाइप हो गए। ड्यूरेबल जो कि लंबे समय तक चलते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सेमी ड्यूरेबल 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और ड्यूरेबल के मुकाबले इनकी कॉस्ट कम होती है। नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल करेंगे ख़त्म, इनकी कॉस्ट भी कम होती है। सर्विसेज कंज्यूम और प्रोड्यूस सेम टाइम पे होती है और ये डायरेक्टली कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो प्रोड्यूसर, देखो एक तो इंटरमीडिएट था, वो भी प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा था? या तो उस पर चेंजेस करके सेल कर रहा था या फिर उसे खरीद कर बेच रहा था। कैपिटल गुड्स वो जो लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा। मतलब कि मशीनें, उसके पास मशीन होगी ना, प्लांट एंड मशीन, वो इसके अंदर आपका फॉल करेंगे। ठीक है, मशीन्स। ठीक बच्चों, कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फर्दर गुड्स। वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। एग्जाम्पल में मशीन, इक्विपमेंट, प्लांट, ये सारी चीज़ें आ जाती है।
कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फ्यूचर में यूज़ करेंगे, एक ही बार में भी यूज़ करके इसका ख़त्म नहीं होने वाला, या मैं बार बार यूज़ करने वाला है। पेन, ये टैब, ये कैमरा, ये सारी चीज़ें मेरे को एक बार थोड़ी प्रोडक्शन में काम देने वाली है, बार बार, और बार बार ये प्रोडक्शन में काम देंगे। जैसे मशीनें जो होती हैं फैक्ट्रियों में, वो भी एक बार थोड़ी इस्तेमाल की जाती है, कई समय तक दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो इन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, दे हैव डिराइव डिमांड। अब देखो इसकी भी डिराइव डिमांड है। आज के टाइम पे पेन, टैन या डिजिटल बोर्ड की डिमांड क्यों है? क्योंकि इनकी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इन पे, इसीलिए। अगर बच्चे इस पे ना पढ़ना चाहे तो क्या इसकी डिमांड रहेगी? डायरेक्ट डिमांड किसकी? टीचिंग की, है ना, कोचिंग की। इस वजह से इन चीज़ों की डिमांड है, तो इनकी भी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनका जो अभी बनाने में काम आ रहे हैं तो उनकी डिमांड है। अगर वो कल को हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम नहीं आएंगे तो उनकी डिमांड नहीं रहेगी, तो इनकी भी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। इसे कोई कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा हमने, शुगर केन खरीदा, उसे प्रोसेस करके चीनी बना दे, शुगर बना दे, ठीक है। गन्ना खरीद के चीनी बनाई, तो गन्ना खत्म, चीनी बन गई, गन्ने की आइडेंटिटी खत्म हो गई ना, अब चीनी है, गन्ना नहीं है। मगर जो कैपिटल गुड्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। वो प्रोडक्शन से पहले जब उसने प्रोडक्शन किया तब भी वो कैपिटल था, और जब प्रोडक्शन करके तैयार हो गया आपका चीनी तब भी वो कैपिटल गुड्स कैपिटल है। वो मशीन की मशीन है, मशीन से बदल कर कुछ और नहीं हो रही। आ रही बात समझ? दे नीड रिपेयर रिप्लेसमेंट ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा? रिपेयर और रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। एक ही चीज़ मशीन हमेशा थोड़ी चलती रहेगी। अब मैंने आज पेन टैब ले लिया, ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा। कैमरा ले लिया, ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा। चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में। मशीन हो गया इसका एग्जांपल, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होती है और फ्यूचर में प्रोडक्शन करने में हेल्प पाते हैं। डिराइव डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, इसलिए उस कैपिटल गुड्स की डिमांड है। अगर वो क्या करते, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड ना करे तो उस कैपिटल गुड्स की भी डिमांड नहीं रहेगी। आज के टाइम पर अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दे तो क्या ये पेन टैब या ये जो जितनी भी चीज़ें इनकी ज़रूरत रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। और क्या ले, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जो हमने चाउमीन का एग्जांपल लिया था हमारे इंटरमीडिएट के टाइम पे। जो नूडल्स थे वो इंटरमीडिएट थे, मगर जो उसके पास बाकी का सामान है, जो उसका स्टॉल है और जो उसके पास बर्तन है इसमें वो बना रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? वो उसकी कैपिटल गुड्स है। एक बार इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं होगा। वो जो उसका बर्तन है वो काफ़ी समय तक इस्तेमाल हो। और बर्तन क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि चाउमीन बन रही है। अगर चाउमीन नहीं बनेगी तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है। और इनकी आइडेंटिटी भी ख़त्म नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक लाइन है और बहुत अच्छी लाइन है, क्या है? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर के पास सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं होती, मगर कैपिटल गुड्स तभी कैपिटल गुड्स होते हैं जब वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा। अगर प्रोड्यूसर इस्तेमाल नहीं करेगा तो कैपिटल नहीं होगी। बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो मैंने ये जो दिया हुआ है इक्विपमेंट अपने पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मैं तो इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। मगर अगर कोई अपने इंडिविजुअल ऐसे ही पर्सनल यूज़ के लिए देता है इन चीज़ों को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, और वो इसीलिए कैपिटल है क्योंकि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। अगर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूसर यूज़ ना करे, जो मशीन वगैरह है, कंज्यूमर यूज़ करे, तो फिर कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स नहीं रहेगा। दूसरी बात, प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों। एक तो प्रोड्यूसर के पास होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको खरीदता है, बनाता है, बेच देता है, और दूसरा होता है कैपिटल, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट को बना पाता है ना। तो प्रोड्यूसर गुड्स सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं होते। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तभी कैपिटल है जब उसे प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है। Producer goods include all type of goods which are used for the purpose of production. Producer include both capital goods and intermediate, दोनों आ जाते हैं इसके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है? कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं डायरेक्टली, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली। दोनों ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स, और कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कौन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा? कैपिटल गुड्स बढ़ाएगा ना। ज़्यादा कैपिटल गुड्स मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना पॉसिबल है।
कम कैपिटल गुड्स मतलब कम, कंज्यूमर गुड्स बढ़े या घटे, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। कंजप्शन गुड्स दे आर नॉट इन्वॉल्व फर्दर प्रोडक्शन, तो इनसे प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती। कैपिटल गुड्स दे आर इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोडक्शन, सो दिस मोर कैपिटल गुड्स मीन्स मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ज़्यादा कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है? कैपिटल गुड्स की लॉन्ग लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और कंज्यूमर गुड्स में मोस्ट ऑफ देम आर शॉर्ट लाइफ स्पेन एक्सेप्ट ड्यूरेबल। हमने ड्यूरेबल पढ़ा था ना कंज्यूमर में, ड्यूरेबल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। मगर कैपिटल गुड्स 1 साल से ज़्यादा ही चलती है, 1 साल से कम नहीं चलती, क्योंकि वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन के लिए। मार्केट में डिमांड कंजप्शन की कैसे होते हैं? डायरेक्ट डिमांड होती है ना, आप डिमांड कर रहे हो उस चीज़ को, कपड़े खरीदने पहनने, डायरेक्टली डिमांड है। कपड़े की डिमांड किसी और चीज़ के ऊपर थोड़ी डिपेंड करती है। मगर कैपिटल गुड्स की डिमांड क्यों होगी? अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कपड़े की डिमांड है, तो कपड़े की बनाने वाली मशीन की भी डिमांड है। अगर कपड़े की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो मशीन की भी डिमांड नहीं रहेगी। क्लियर है? डिराइव्ड का मतलब जब किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये हो गया कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, इनमें डिफरेंस। आगे चलते हैं बच्चों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 2 चीज़ें पढ़ेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंज्यूमर, गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कंजप्शन के ऊपर खर्च करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कौन कौन खर्च करता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाउस होल्ड तो हमें वो तो हम समझ ही सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है कंजप्शन के ऊपर? जो डिफेंस है, जो हम अपनी आर्मी है, जो बॉर्डर पे खड़ी है, उनका कंजप्शन का खर्चा गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी आपका इसके अंदर कवर होगा। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट 8th क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील देती है, वो भी आपका गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जो नेता वगैरह होते हैं उनका भी सारा खर्चा तो उठा के रखते हैं गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स का, वो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। इसके बाद और कौन है? थर्ड, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, NGOs होते हैं ना, लोगों के खाने पीने के लिए खर्च करते रहते हैं, फूड वगैरह बांटते रहते हैं, वो भी आ जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द अमाउंट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स आर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए पैसा खर्च किया गया वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, चाहे वो हाउस होल्ड खर्च करे, चाहे वो गवर्नमेंट खर्च करे, चाहे वो फिर NGO खर्च करे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3 है, हाउस होल्ड खर्च करेगा वो भी, गवर्नमेंट खर्च करेगी वो भी, और NPOs खर्च करेंगे वो भी, ठीक है। इसके बाद अगला है अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देश के अंदर जो कैपिटल इंक्रीज होती है 1 साल के अंदर। सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2023 को हमारी जो टोटल कैपिटल थी वो थी 10,000 करोड़। 31 मार्च 2024 को जो हमारी कैपिटल है देश के अंदर वो हो गई 12,000 करोड़, ठीक है। तो कितने करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई देश के अंदर? 2,000 करोड़ से। इसे कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, पढ़ते हैं हम जरा एक बार इसको। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। 1 साल के अंदर जो कैपिटल स्टॉक ऐड हुआ, 2,000 करोड़ का ऐड हुआ ना, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, नए स्कूल बना दिए गए, हमारा कैपिटल बढ़ गया, मशीनें खरीद ली, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। हम जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये याद रखना, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। GDCF, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कंपोनेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के? देखो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एज ए प्रोड्यूसर आपको कहाँ पैसा लगाना पड़ेगा? एक तो मशीनें खरीदनी पड़ेगी, दूसरा वो सामान खरीदना पड़ेगा जो बेचना है या फिर जिससे सामान बनेगा, जैसे रॉ मटेरियल। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 टाइप की होगी। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मशीनों के अंदर, किसके अंदर? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसके अंदर बच्चों? मशीनों के अंदर। और जो आपका रॉ मटेरियल में पैसा लगेगा उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, वो अगले पेज पे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ इंक्रीज इन स्टॉक कैपिटल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसमें इंक्रीज करेंगे? फिक्स्ड एसेट। कॉमर्स वालों को तो पता है फिक्स्ड एसेट किसे कहा जाता है, बाकी सभी के लिए फिक्स्ड एसेट मतलब मशीन, जो चीज़ें बिजनेस में लंबे समय के लिए चलेगी, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है।
तो अगर फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होता है एक देश के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ इंक्रीज इन स्टॉक कैपिटल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जो हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ गया उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब एक बात बताइए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स एक ही नहीं है क्या? ये कैपिटल गुड्स ही तो है ना? मैंने क्या बोला था, ज़्यादा कैपिटल गुड्स मतलब क्या, ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी भाई, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा हो पाएगा। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंडिकेट ग्रोथ और इंक्रीज इन जीडीपी। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ग्रोथ, ठीक है। तो 3 पॉइंट में खत्म है। पहला जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा, तो मतलब मशीनें बढ़ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ गई, तो उसे ग्रोथ कहा जाएगा, ठीक है। दिस वॉज सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है, अगला है मेरे भाइयों और बहनों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बताया था ना 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट, एक तो मशीनों में, दूसरा सामान में जो बेचेंगे या बनाएंगे। तो इन्वेंट्री कौन सा हो गया आपका, इन्वेंट्री हो गया जो बनाने वाला सामान, मतलब वो जो इंटरमीडिएट गुड्स थे ना वो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय प्रोड्यूसर इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। किन किन फॉर्म में रखा जाएगा इनको, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। इसमें जो प्रोड्यूसर ने अपना पैसा फंसा कर रखा हुआ है वो क्या है, इन्वेंट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री या फिर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा रॉ मटेरियल मतलब मेरा प्रोडक्शन मस्त चलेगा, रुकने वाला नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ ना, जब जरूरत पड़ेगी निकाल कर ले आऊँगा, ठीक है। अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन विद सफिशेंट इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ये सारा एक ही में आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अनइंटरप्टेड रहेगा, इंटरप्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और क्या बच्चों, दूसरा फ़ायदा क्या, ज़्यादा रॉ मटेरियल मतलब ज़्यादा गुड्स होना हमारे पास, तो अगर मार्केट में प्राइस अप डाउन होगा तो क्या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, हमने तो खरीद के रखा हुआ है ना। प्रोड्यूसर हैविंग सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कवर हिमसेल्फ फ्रॉम अनसर्टेनिटीज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होंगे मगर अपना कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि हमने तो पहले से खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई, कौन कौन सी हो गई, पहला हो गया अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मशीनों में पैसा लगाओगे तो फ़ायदा क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया अपना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सामान में लगाए हुए पैसा जो बेचेंगे या बनाएंगे, तो वो 3 तरीके के हो गए थे, अभी बताया था, ये रहा रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। इनमें पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, रॉ मटेरियल अच्छा खासा रखे रहोगे तो आपको कभी भी आपका प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। दूसरा फ़ायदा क्या, रॉ मटेरियल रहने से मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता रहे, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, मेरा नाम अविनाश झा और हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स और क्या पढ़ा था हमने, इन्वेस्टमेंट। हम एक बार इन्वेस्टमेंट रिकैप कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो रिकैप में देखिए दोस्तों क्या है हमारा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट होता है एडिशन इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक साल के अंदर जो कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है देश में उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। इट इज़ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर जो स्टॉक बढ़ता है कैपिटल का उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आपको फिर भी अगर और डिटेल में चाहिए तो आप पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग का, मशीन्स खरीदी, जो भी चीज़ें हमने कैपिटल गुड्स में लगाया उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए इसको हम GDCF भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप GDCF जरूर याद रखना क्योंकि आगे के जो हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये वर्ड आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 तरीके की होती है बिजनेस में, आप कोई सा भी बिजनेस ले लो,
एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फिक्स रहती है, बार बार हम उसे इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे कि मशीन, फैक्ट्री के अंदर, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब फिक्स रहता है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है या बना हुआ माल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आती है फिर चली जाती है, फिर खरीदते हैं फिर चली जाती है। तो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई, एक हो गई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी हो गई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या हो गई, इन्वेंट्री, वो नेक्स्ट पीपीटी पे, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इज़ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जो इंक्रीज होता है वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीन्स इकोनॉमी में क्यों ज़रूरी है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल गुड्स यानी कि फिक्स्ड एसेट, और जितनी ज़्यादा कैपिटल गुड्स, जितनी ज़्यादा मशीनें, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है। एक मशीन है 5000 यूनिट बना रही है, 10 मशीन है तो 50,000 यूनिट बना सकती है। और ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, और अगर देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो टोटल इनकम बढ़ जाएगी देश की, यानी कि जीडीपी बढ़ेगी, और उसको ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए सिग्निफिकेंस की बात करें अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तो क्या फ़ायदा होगा, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रोथ में काम आएगा। बाकी डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो एक बार, ठीक है। आगे अगर हम चले, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो पैसा आपका रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इनमें लगा होता है, इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसको स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपली इन्वेंट्री को स्टॉक। जो हम रीसेल के लिए या बनाने के लिए खरीद रहे हैं वो हमारा इन्वेंट्री है, ठीक है। अब देखिए इन्वेंट्री होने का क्या फ़ायदा है, आपके पास रॉ मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, आपका प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं, सामान है लगा लो। तो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन विद सफिशिएंट इन्वेंट्री मटेरियल। अब दूसरा क्या फ़ायदा होगा बच्चों, दूसरा फ़ायदा होगा अगर आपके पास सफिशिएंट स्टॉक होगा तो मार्केट में प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, अपने को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपन तो पहले से खरीद के रखा हुआ है ना सामान बहुत सारा, तो अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, जो प्राइस अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी और प्राइस फ्लक्चुएशन, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइस बढ़े प्राइस घटे, हमने तो खरीद के रखा हुआ है, हमारा प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये तो हमने इतना तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे की बात करते हैं। आज की क्लास में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, कुछ भी ग्रॉस है और नेट पर जाना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो क्या करना है आपको, ग्रॉस से नेट पर जाते वक्त डेप्रीशिएशन माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, डेप्रीशिएशन। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो आपको डेप्रीशिएशन ऐड कर देना है। क्लियर है, अभी इसे समझेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर पहले क्या करना है। इसे ग्रॉस से नेट पे जाते वक्त डेप्रीशिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आते वक्त डेप्रीशिएशन ऐड, यही फ़र्क है। देखिए ग्रॉस और नेट में लिखा हुआ है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट मीन्स एडिशन टू स्टॉक बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन माइनस करने से पहले जो टोटल हमारा एसेट, टोटल हमारी मशीनें ऐड हुई है एक देश के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस। वही पुराना अपना एग्जांपल, स्टार्टिंग में हमारे पास 10 लाख की मशीन थी, एंड में हमारे पास 12 लाख की मशीन है, 2 लाख की मशीन बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई सर। तो ये ग्रॉस है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक बात नहीं की कि हमारी जो मशीनें हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है। 12 लाख नहीं होगी, ये कम होकर मान लो कि 11.5 लाख ही बची होगी। इसमें से कुछ मशीनें हमने इस्तेमाल की तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो वही थोड़ी थी जो पहले थी, टाइम गया, हमने यूज़ किया, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो देखो हमें दिख रहा है 2 लाख, मगर एक्चुअल में कितना बढ़ा है, सिर्फ 1.5 लाख ही बढ़ा है। ठीक है, हमने कहा स्टार्टिंग में 10 लाख की मशीन थी, अभी 12 लाख की है, तो 2 लाख बढ़ गया, मगर एक्चुअली उस 12 लाख की वैल्यू कितनी बची है मार्केट में, सिर्फ 11.5 लाख बची है। क्यों, क्योंकि ये 10 लाख है, इसमें से हमने मशीनें इस्तेमाल की, टूटी भी होगी, टाइम भी गया, वैल्यू तो कम होगी ही होगी। तो जो वैल्यू कम हुई इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी अगले पेज पर हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में हमें लग रहा है कि 2 लाख बढ़ा है, मगर 2 लाख बढ़ा नहीं है, सिर्फ कितना बढ़ा है देश में इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख का। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क है, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले, नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। इसे क्या कहा, इट मीन्स एक्चुअल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक। जो एक्चुअल में आपका कैपिटल ऑफ स्टॉक कैपिटल में इंक्रीज़ होता है, कैपिटल मतलब कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट,
जो एक्चुअल में आपकी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होती है एक साल के अंदर, उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि ग्रॉस वाले की तो वैल्यू भी कम होगी, डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, ठीक है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स में मेनली प्लांट एंड मशीनरी होता है, ठीक है। तो मशीन मैंने खरीदी, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है एक साल बाद? नहीं। आपने बाइक खरीदी, आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, 1 साल बाद कितने की बेच दोगे? 1 लाख की बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी, कम हो जाएगी वैल्यू। आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, दुकान से लेके निकले, अब बेचो जरा उसको उतने में जितने में खरीदा था, नहीं बिकने वाला। हर एक मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, और इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, मशीन पे काम करेंगे होगी ही। और ऑब्सोलेंसेस, ये क्या होता है? आउट ऑफ फैशन होना, अभी आगे बात करेंगे इसकी क्या होता है। और पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब क्या? टाइम जाएगा, वैल्यू कम होगी। मैंने बाइक खरीदी 10 लाख रुपए की और मैंने कमरे में बंद करके रख दी, भाई इतनी बाइक, महंगी बाइक है, क्या करेंगे चला के, और मैंने उसे 10 साल तक उस जगह को खोला ही नहीं, बाइक वैसे ही खड़ी रही, मैंने यूज़ भी नहीं किया, उसमें टूट फूट भी नहीं हुई, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों हो गई? 10 साल पुरानी बाइक है, टाइम जा चुका है, टाइम पास हो चुका है उसका, तो अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या क्या कारण होते हैं आपके डेप्रिसिएशन के? नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंसेस, पैसेज ऑफ टाइम, और एक और होता है यूज़ ऑफ एसेट। ये सबसे बड़ा कारण होता है, यूज़ ऑफ एसेट। एसेट यूज़ करोगे उसकी वैल्यू कम होगी ही होगी, ठीक। डेप्रिसिएशन इज़ नॉन बाय अदर नेम्स। अब देखो डेप्रिसिएशन के और कौन कौन से नाम है। एक नाम है करंट रिप्लेसमेंट फंड, हमने मशीन लगा रखी है, उसका हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? एक तो हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए, दूसरा क्या, जितना उसमें डेप्रिसिएशन लगता है उतना पैसा इकट्ठा करते रहते हैं कि जब वो मशीन ख़त्म हो जाएगी तो हम नई मशीन खरीद के लेंगे, क्योंकि हमने पैसा इकट्ठा कर रखा है। और अगर हमारी मशीन की वैल्यू ख़त्म हो गई, मशीन ख़त्म हो चुकी है और अब मुझे नई मशीन चाहिए और मैंने पैसा इकट्ठा नहीं कर रखा, तो क्या मैं नई मशीन खरीद पाऊँगा? मुश्किल हो जाएगी। तो देश के अंदर टोटल कैपिटल कम हो जाएगी ना, फिक्स्ड कैपिटल, वो नहीं होने देनी। तो इसीलिए क्या है, इसे हम करंट रिप्लेसमेंट फंड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर फिक्स्ड कैपिटल, सेम सिमिलर थिंग है। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करेंगे, वही डेप्रिसिएशन है। और क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल यानी कि मशीन, उसका हम कंजप्शन कर रहे हैं, इसको भी डेप्रिसिएशन कहा जाता है। कैपिटल कंजप्शन अलाउंस और डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, तो ये नाम याद रखना। ज़्यादातर जो आपको देखने को नाम मिलने वाले हैं, एक तो डेप्रिसिएशन मिलने वाला है और मिलने वाला है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। बाकी भी मिल सकते हैं मगर ज़्यादातर आपको यही नाम देखने को मिलेंगे डेप्रिसिएशन के, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एसेट की वैल्यू कम होती है यूज़ करने की वजह से, टाइम जाने की वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब देखो डेप्रिसिएशन के कारण बता दिए मैंने आपको। ऑब्सोलीट होना, फैशन से चले जाना है या उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट या ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। और क्या होता है? वियर एंड टियर, एसेट यूज़ करेंगे तो टूट फूट नहीं होगी, तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वैल्यू कम होती है उसकी वजह से। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जाएगा वैल्यू कम होगी। यूज़ ऑफ एसेट, एसेट यूज़ करोगे तो वैल्यू तो कम होनी ही है। तो आपके डेप्रिसिएशन के कारण है, इन कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस और नेट। क्या बताया था मैंने कि ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना हो तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और नेट से हमें ग्रॉस पे आना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आई गई थी। उसके बाद मैंने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है उसको हम GDCF कहते हैं। क्या कहते हैं? GDCF। पीछे जाके आप देख सकते हो क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या है बच्चों? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मशीनों में जो पैसा लगा हुआ है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो आपका पैसा लगा हुआ है किसमें?
और समान में जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में आते हैं। शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये क्या बन गया आपका? GDFCF। क्या बन गया? GDFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसको हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इन स्टॉक। ठीक है बच्चों, अरे बात सुनो। अब ये जो आपका GDFCF है ये तो ग्रॉस है, ग्रॉस की जगह नेट भी तो दे सकते हैं। ऐसा लिखा होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया आपको? NDFCF, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा, अब बताओ, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लिखा है ना, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो आपको NDFCF में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो GDFCF निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? GDFCF। देखो इधर GDFCF चाहिए हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? NDFCF पे डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। GDCF क्या है? GDFCF क्या है? GDFCF है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और NDFCF क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट से ग्रॉस पे जाते तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? NDFCF में डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ग्रॉस निकल कर आ जाएगा। और जो भी आएगा ग्रॉस उसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि GDCF निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसमें एक बार हम शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो, GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको NDFCF चाहिए यानी कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन चाहिए जिसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। और चाहिए चेंज इन स्टॉक। क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन स्टॉक निकालते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, ये आपको अभी हमने पढ़ा है। हम जब नेशनल इनकम के चैप्टर्स में घुसेंगे तब वहाँ पे भी हम एक बार इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ना काफ़ी काम का है, काफ़ी। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है करते हुए। चलिए आगे चलते। तो हमारा ये हो गया कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले, नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। फिर हमने डेप्रिसिएशन समझ लिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट यूज़ करोगे वैल्यू कम होगी, टाइम जाएगा वैल्यू कम होगी, टूट फूट होगी वैल्यू कम होगी। और भी नाम है उसके, ये रहे। इसके बाद हमने पढ़ा कि कॉजेज़ क्या है। 4 कारण हैं डेप्रिसिएशन के: ऑब्सलीट हो जाना, वियर टियर, आउट ऑफ फैशन, पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए एक चीज़ है, रिजर्व फंड फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जितना हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी बच्चों, और इसकी जो यूज़फुल लाइफ है, मतलब जब तक ये मशीन चल जाएगी वो 10 साल है। हम बाइक वाइक खरीदते हैं तो बता देते हैं ना कितने साल तक ये चलेगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो मैंने 10 साल से इसे डिवाइड कर दिया, तो हर साल इसकी कितनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी? मुझे 1 लाख रुपए की वैल्यू कम करनी होगी। तो 10 साल तक ख़त्म मशीन। जैसे जैसे मैं 1 लाख की वैल्यू कम करूँगा, यानी कि ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्या है? डेप्रिसिएशन। तो जितना मैं डेप्रिसिएशन लगाता जाऊँगा उतना ही पैसा मैं एक अकाउंट में डालता जाऊँगा। उससे क्या होगा कि जिस दिन 10 लाख की मशीन की वैल्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, मशीन ख़त्म हो जाएगी, उस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे कि मैं नई मशीन खरीद कर ले आऊँ। तो जो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ उतना पैसा मैं एक अकाउंट में, एक फ़ंड में डाल रहा हूँ, उसको रिजर्व फंड फॉर डेप्रिसिएशन कहा जाता है, या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कहा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। इट इज़ द अमाउंट कैप्ट प्रोड्यूस इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन। कैप्ट असाइड होना चाहिए यहाँ पे, कैप्ट असाइड, इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन। इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन मतलब जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उतना फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि जब मशीन खत्म हो जाएगी तो उसको बदलने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। देखो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का क्या फ़ायदा है? अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो लास्ट में मेरे पास पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए, मैं नहीं खरीद पाऊँगा।
और मैं नहीं खरीद पाऊँगा तो देश के अंदर उतनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम होना मतलब क्या? प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होना। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होना मतलब प्रोडक्शन कम होना, और प्रोडक्शन कम होने से क्या हो जाएगा? ग्रोथ में कमी आ जाएगी। ग्रोथ थोड़ी कम कर सकते हैं, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना ही पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंस में देखो क्या लिखा है, इफ रिजर्व फंड फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड देन एट द एंड ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोडक्शन मे बी इंटरप्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। पैसा खत्म, मशीन खत्म, तो प्रोडक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो हमारे ये भी टॉपिक खत्म होंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आगे चलते हैं भैया। अब ऑब्सोलेंसेस, मैंने आपको बताया कि ऑब्सोलेंसेस क्या होता है। ऑब्सोलेंसेस मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाना। सिंपली मशीन की जब वैल्यू कम हो जाती है अचानक से, तो उसको ऑब्सोलेंसेस या ऑब्सलीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्सोलेंसेस। कहाँ भाग गया भाई, कहाँ भाग गया? रुक जा, भाग रहा है। ऑब्सोलेंसेस या फिर ऑब्सलीट, इसका मतलब क्या होता है? नो लॉन्गर यूज़फुल। अब वो मशीन यूज़फुल नहीं है, वो चीज़ यूज़फुल नहीं है। ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है वो। तो देखिए, अब जो ऑब्सोलेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। आप बताइए, आपने स्मार्टफोन खरीदा है, अभी इनमें कई सारे लोगों से स्मार्टफोन में ये वीडियो भी देख रहे होंगे। तो जो स्मार्टफोन आपने खरीदा है, जब खरीदा था आपको पता नहीं था कि इसमें नए, अब जो मैंने खरीदा है 20,000 का, 10,000 का, कुछ टाइम बाद नया फ़ोन आएगा, इससे सस्ता आएगा और इससे ज़्यादा फीचर वाला आएगा। हम सबको पता है हमारा फ़ोन क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा ना। तो हमें पता होता है, तो वो हो गया एक्सपेक्टेड। मगर क्या आपको पता है कि फ़ोन चोरी हो सकता है? हमें पता है, मतलब ऐसा तो हम एक्सपेक्ट करके नहीं चलते ना कि मेरा फ़ोन चोरी हो जाएगा, मेरे फ़ोन में आग लग जाएगी, ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जो एक्सपेक्टेड होता है वो इधर आ गया आपका ऑप्शनेंस में, और जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो उधर। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेड की बात करें, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नया फीचर आएगा ना फ़ोन में, तो ये तो एक्सपेक्टेड है, इसकी वजह से कम होगा, तो एक्सपेक्टेड ऑप्शनेंसेस कहलाएगा। डिमांड पैटर्न चेंज होगा। देखो भाई, डिमांड भी तो चेंज होते हैं, लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। पहले बच्चा ऑफलाइन पढ़ के खुश थे, अभी ऑनलाइन पढ़ के खुश हैं। पहले बच्चों के जो डिमांड थे वो क्या होते थे? खिलौने दिला दो भैया, वो यो दिला दो, यो आया करता था, कैसे फेंक के खेला करते थे बच्चे। ठीक है, आज के टाइम के बच्चों की क्या डिमांड है? फ़ोन चाहिए, वो भी आईफोन चाहिए। ठीक है, तो डिमांड बदलती रहती है, डिमांड बदल जाएगी तो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, और आउट ऑफ फैशन जाएगा तो ऑब्सोलीट तो हो ही जाएगा। ठीक है, और ये सब एक्सपेक्टेड है, सब हम जानते हैं कि होगा ही होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड आपका ऑब्सोलेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। मगर अगर हम अनएक्सपेक्टेड की बात करें, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, इनकी वजह से अगर मेरी मशीन की वैल्यू ख़त्म हो गई तो, या चोरी हो गई, तो इन्हें हम अनएक्सपेक्टेड कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट करके कभी भी नहीं चलते। और जो एक्सपेक्टेड वाला तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मगर जो अनएक्सपेक्टेड है उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं, क्योंकि उसमें हैवी लॉस हो गया, अपने को भारी नुकसान हो गया भैया जी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कंपनसेट, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम कहाँ से पैसा निकालते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में पैसा डालते रहते हैं ना, वहाँ से निकाल लेंगे। मगर जब कैपिटल लॉस होता है, आग लग जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं ना उसके लिए, तो इसका कहाँ से आपका कंपनसेट होगा? इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड एक बार दोबारा से देख लेना। तो बच्चों, आज की वीडियो यही तक। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि ग्रॉस नेट में क्या डिफरेंस होता है, हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और हमने लास्ट में पढ़ा कि ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं। अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, और इसी के साथ आज की वीडियो का